नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में एक संविधान का नया पार्ट स्टार्ट किया था। उस पार्ट का नाम था अनुसूचियाँ। हमने 2 अनुसूचियाँ कंप्लीट कर ली थी। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं, तीसरी अनुसूची। आप सभी से यही है कि वीडियो अच्छे से पूरा वॉच करें और अच्छे से नोट डाउन कीजिए। प्रीवियस ईयर्स आपके जितने भी क्वेश्चन आज तक आए हैं वो सब लगा के देखें, आपके सब सॉल्व हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अनुसूचियां, अनुसूची। तो हेडिंग डालेंगे तीसरी अनुसूची। तो हमें पढ़ना क्या क्या है, कैसे पढ़ना है, वो मैं आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बता के गया था। अनुसूची हमें सिर्फ 2 ही बातें पढ़नी है कि इस अनुसूची में उल्लेख किस बात का है और इसकी विशेषता क्या है। तो तीसरी अनुसूची में किस चीज का उल्लेख है दोस्तों? तो तीसरी में ध्यान रखना दोस्तों, किस चीज का उल्लेख है? तो याद रखेंगे शपथ। किनकी शपथ का उल्लेख है? तो संवैधानिक पदाधिकारियों। जितने भी हाई कोर्ट के जज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, उन सबकी शपथ का उल्लेख कहाँ है? तो यहाँ उल्लेख है। एक बार आप एम लक्ष्मीकांत और बेरेप जरूर देखेंगे। मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया, यानी आपको देखना है, पढ़ना वहां से। मैं आपको वो चीज बता रहा हूं जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है। अब इसकी विशेषता क्या है? तो दोस्तों इसका अपवाद है शपथ का। बस हमें आज तक एग्जाम में यही पूछा है, अपवाद क्या है। तो ध्यान रखना दोस्तों, तीसरी अनुसूची के तहत किन लोगों को शपथ नहीं दिलाई जाती? तो तीसरी अनुसूची के तहत किन लोगों को शपथ नहीं मिलती? तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति कभी भी तीसरी अनुसूची के तहत शपथ नहीं लेता, क्योंकि राष्ट्रपति के लिए संविधान में आर्टिकलों से प्रावधान करते हैं। तो वो आर्टिकल के तहत लेगा, तीसरी अनुसूची के तहत नहीं लेगा। आपको ये याद रखना है। और कौन नहीं लेता? तो ध्यान रखना दोस्तों, उपराष्ट्रपति भी कभी भी यहाँ शपथ नहीं लेता। उपराष्ट्रपति भी संविधान की तीसरी अनुसूची के तहत शपथ नहीं लेता, क्योंकि उसके लिए भी संविधान के आर्टिकलों में प्रावधान है। जब हम राष्ट्रपति पढ़ेंगे तब वहां देखेंगे। तीसरा कोई व्यक्ति जो यहाँ शपथ नहीं लेता, उसका नाम है राज्यपाल। बस आज तक प्रश्न बने हैं वो दोस्तों यही बने हैं। तीसरी अनुसूची से अगर कोई सिंगल सवाल बनता है, इतना आसान कभी भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा कि संवैधानिक पदाधिकारी शपथ किस अनुसूची के तहत लेते हैं। तो किसके रहते हैं? तीसरी अनुसूची। प्रश्न सिर्फ यही पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति संविधान की किस अनुसूची के तहत शपथ लेता है। अब ऑप्शन गलत करवाने के लिए दिए जा सकते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और किसी भी के तहत। तो किसी के तहत भी नहीं लेता दोस्तों, ये ध्यान रखना। एक और जबरदस्त पॉइंट बता देता हूं दोस्तों, आप एग्जाम उठा के देखना, ये प्रश्न कम से कम, हालांकि यहां से कोई रिलेशन नहीं है, फिर भी 10 बार आ चुका है। एक व्यक्ति है लोकसभा अध्यक्ष, जिसे आप बोलते हैं स्पीकर बोलते हैं। यहाँ वर्तमान में ओम बिरला जी है, कोटा बूंदी से, अपने राजस्थान से बिलोंग करते हैं, उनका विधानसभा क्षेत्र यही। बस प्रश्न यही पूछा जाता है कि लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है। तो कमेंट करके आप बता सकते हैं दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? बताना भी, अगर कोई लाइव वीडियो देख रहा है तो आप बताएं कि लोकसभा अध्यक्ष है, यानी लोकसभा स्पीकर है, उसको शपथ कौन दिलाता है। ये प्रश्न कम से कम 10 बार आ चुका है दोस्तों, एक ही प्रश्न है, रिपीट होता है। तो ध्यान क्या रखना है दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष को कोई शपथ नहीं दिलाता, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष यानी लोकसभा अध्यक्ष के रूप में शपथ लेता ही नहीं है। यह पहले क्या सेलेक्ट होता है? तो पहले सेलेक्ट होता है एमपी, और यह एमपी के रूप में यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में, या यूं कह सकते हैं एक सांसद के रूप में शपथ पहले ही ले चुका। एक बार व्यक्ति अगर शपथ ले चुका है तो उसे दोबारा शपथ लेने की कहां जरूरत है। ये प्रश्न कम से कम 10 बार आ चुका है कि लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है। ऑप्शन में देख लेना दोस्तों, यही मिलेंगे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश यानी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या कोई नहीं। तो उत्तर क्या आएगा? कोई नहीं आएगा। लोकसभा अध्यक्ष को कोई शपथ नहीं दिलाता। क्यों नहीं दिलाता? क्योंकि यह एक सांसद के रूप में शपथ लेता है। और वर्तमान में यानी इसे सांसद के रूप में शपथ कौन दिलाता है? तो प्रोटेम स्पीकर होते हैं। उसका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। कोई भी वरिष्ठ व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाता है। हालांकि ये सब संसद के चैप्टर हैं, संसद में पढ़ेंगे, लेकिन मैंने वो प्रश्न बता दिया जो हर एग्जाम में कॉमन है, वो पूछा जाता है। हालांकि इस तीसरी अनुसूची से कोई संबंध नहीं है इसका। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, तीसरी अनुसूची पढ़ ली,
नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे चतुर्थ अनुसूची। अनुसूची चौथी अनुसूची में वही हमें पढ़ना है किस बात का उल्लेख है और इसकी कोई विशेषता है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सदस्यों का प्रतिनिधित्व दे रखा है। राज्यसभा के सदस्यों का प्रतिनिधित्व यानी किस राज्य से कितने राज्यसभा मेंबर जाएंगे, इस बात का उल्लेख संविधान की कौन सी अनुसूची करती है, तो संविधान की चौथी अनुसूची करती है। जनसंख्या आधार वर्ष क्या है, तो 1971 है, वो आप देख लेना, हालांकि हम जनसंख्या नहीं पढ़ रहे हैं। राज्यसभा के सदस्यों का प्रतिनिधित्व यानी किस राज्य से कितने राज्यसभा मेंबर चुने जाते हैं, तो कितने चुने जाते हैं, तो इस बात का उल्लेख किस अनुसूची के तहत है, तो चौथी अनुसूची के तहत है। अब एक प्रश्न है पूछा जाता है, बार बार यही पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा राज्यसभा मेंबर कहां से जाते हैं भाई, तो बता सकता है दोस्तों सबसे ज्यादा, यानी विशेषता याद रखें तो सबसे ज्यादा, न्यूनतम का कोई आंकड़ा नहीं है, बहुत से राज्यों से जीरो भी है। सबसे ज्यादा राज्यसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, तो सबसे ज्यादा चाहे राज्यसभा आ जाए चाहे लोकसभा आ जाए, किसी में पूछे तो यूपी आता है दोस्तों। यूपी से कितने जाते हैं, तो 31 जाते हैं। अब मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूं, तो राजस्थान पीसीएस वाले ये ध्यान रखना, एक तो राजस्थान और एक ध्यान रखना उड़ीसा। राजस्थान से कितने जाते हैं, तो ध्यान रखना दोस्तों राजस्थान से भी 10 जाते हैं और उड़ीसा से भी 10 जाते हैं। सेम है इसलिए मैंने बता दिया। हालांकि उड़ीसा का हमारे कोई नहीं पूछा जाता, क्योंकि एक बार प्रश्न आया था, आरपीएससी ने एक बार प्रश्न पूछा था कि राजस्थान का जैसलमेर का जनघनत्व है दोस्तों 17। एक राज्य है जिस उसका भी 17 है, उसकी संज्ञा दी जाती है। अब दिमाग से थोड़ा स्किप हो गया, अदरवाइज मैं बता देता हूँ। उन्होंने पूछा था राजस्थान का पता नहीं किस जिले को कहते हैं। जैसे सीधा सा मतलब है कि अपने राजस्थान में आप सभी जानते हैं लूनकनसर में सबसे ज्यादा मूंगफली होती है, तो मूंगफली राजस्थान पूरे भारतवर्ष में कहाँ होती है, तो राजकोट में नहीं होती। तो सीधा प्रश्न आ जाता है कि राजस्थान का राजकोट किसे कहते हैं। इस प्रकार का एक प्रश्न आए, आपसे पूछे कि राज्यसभा में राजस्थान की जितनी सीटें कौन सा स्टेट रखता है, तो कौन सा स्टेट रखता है, तो उड़ीसा रखता है, 10 रखता है। अरुणाचल प्रदेश, हाँ प्रश्न ये पूछा गया था कि राजस्थान का अरुणाचल प्रदेश किसे कहते हैं, तो राजस्थान का अरुणाचल प्रदेश कहते हैं दोस्तों जैसलमेर को। क्यों कहते हैं, क्योंकि जैसे पिछली बार के वर्ष 2001 की भी जनगणना देख लेना और वर्ष 2011 की भी जनगणना देख लेना। 2011 का भी जो जनसंख्या यानी जनघनत्व था वो भी सेम था, और 2011 का जनगणना वो भी अरुणाचल प्रदेश और जैसलमेर का सेम है, यानी 17-17। इसीलिए उसको संज्ञा दी जाती है क्या, राजस्थान का अरुणाचल प्रदेश। किसको कहते हैं, जैसलमेर को। इस प्रकार कोई प्रश्न आए आरपीएससी के हिसाब से बताया मैंने, तो ये भी ध्यान रखें। अगर कोई स्टेट से देख रहे हैं तो वो अपने स्टेट वाले देख लेना दोस्तों। वैसे तो सभी के हैं, गुजरात एमपी से 11-11 जाते हैं, आंध्र प्रदेश तेलंगाना से भी 18-18, बिहार पश्चिम बंगाल से 16-16। प्रत्येक राज्य का अपना एक मैटर होता है, वो राज्य वाले अपना देखें। बस यही पूछा जाता है, अधिकतर एग्जाम में यह प्रश्न पूछा हुआ है कि किस राज्य से सर्वाधिक राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं, तो उत्तर में यूपी ठोक देना। जनसंख्या भी वहां है सबसे ज्यादा, एमएलए एमपी राज्यसभा सभी सब मामलों में यूपी आगे है। तो ये लो चतुर्थ अनुसूची, इससे ज्यादा कोई प्रश्न नहीं पूछता। अब दोस्तों बात करते हैं पांचवी अनुसूची, और इस बार के आईएएस में पांचवी अनुसूची में प्रश्न पूछा गया। पांचवी अनुसूची, इस बार का यूपीएससी प्री का पेपर चेक कर लेना। यूपीएससी प्री में पांचवी अनुसूची से यानी पांचवी शेड्यूल से प्रश्न आया था। वही बात करनी है हमें, उल्लेख किस बात का है, अगर इसकी कोई विशेषता है तो उल्लेख करते हैं। तो दोस्तों इसके अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन में नियंत्रण का उल्लेख है। इसके अंतर्गत ये सेम टू सेम लाइन यूपीएससी में दे रखी थी। इसके अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन में नियंत्रण का उल्लेख। ये लाइन अब की बार के यूपीएससी में आएगी।
तो आप गैस कर सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। कोई विशेषता, तो दोस्तों ध्यान रखना 5वें अनुसूची में ही आप एक क्षेत्र को शामिल करते हैं, टीएसपी। नाम सुना है टीएसपी? पहली बात तो टीएसपी की फुल फॉर्म पता होना चाहिए, ट्राइब सब प्लान। ट्राइबल सब प्लान, यानी टीएसपी की है फुल फॉर्म। इस टीएसपी की सबसे पहली बार मांग किसने की थी? तो ध्यान रखना दोस्तों, एलपी विद्यार्थी था। जिस व्यक्ति का नाम है एलपी विद्यार्थी, एलपी विद्यार्थी के द्वारा टीएसपी क्षेत्र की मांग की थी। टीएसपी का मतलब क्या होता है? ट्राइब्स ऑफ प्लान, यानी ऐसे क्षेत्र जहां की संस्कृति विभिन्न राज्यों से अलग रहती है। जैसे आप अंडमान निकोबार में जाते हैं तो वहाँ एक निग्रिटो जनजाति है दोस्तों, वहाँ का कल्चर बहुत अलग है हमारे से, तो वहाँ हमको रोक रखा है स्पेशल कि आप नहीं जाएंगे, उनका कल्चर हमारे से प्रभावित होता है। दुनिया में बहुत सारी ऐसी जनजातियां दोस्तों। तो एलपी विद्यार्थी ने टीएसपी क्षेत्र की मांग की थी, और ये कब की थी? तो ध्यान रखना, इसका गठन कब हो गया था? मांग तो की, लेकिन इसका गठन कब हुआ? तो 1974-75 में। ये प्रश्न बहुत बार इंपॉर्टेंट है, और शायद ये किसी नेट जेआरएफ में फर्स्ट पेपर में पूछा गया था। टीएसपी ट्राइब्स ऑफ प्लान, इसकी मांग करने वाला व्यक्ति कौन था? तो एलपी विद्यार्थी था दोस्तों, जिसने सबसे पहले इसका मांग का मुद्दा उठाया था, और इसका गठन कब कर दिया था? टीएसपी क्षेत्र, यानी टीएसपी इसी के अंतर्गत आते हैं। अपने फॉर्म भरते हैं तो ये लिखा जाता है ये टीएसपी क्षेत्र है, ये नॉन टीएसपी है। तो ये टीएसपी वाला मुद्दा है ना, वो यहीं से है। इसकी मांग कब उठी थी? तो ध्यान रखना दोस्तों, इसका गठन कब किया गया? 1974 क्षेत्र में। आई होप यहाँ तक समझ में है। यानी इसके अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन में नियंत्रण का उल्लेख कर रखा है। और ध्यान, चलो ये भी बता देता हूँ, टीएसपी का गठन होता है ना दोस्तों, टीएसपी का गठन करने का अधिकार किसको है? तो ये भी ध्यान रखना, राष्ट्रपति को होता है। ये लो, राज्यपाल को कोई, हालांकि राज्यपाल को भी स्व-विवेकाधिकार की शक्ति प्राप्त है, लेकिन इसका गठन कौन करेगा? तो वो राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जा सकता है। और तो और ध्यान रखना, किसी भी जाति को, किसी भी जनजाति को एससी या एसटी में शामिल करने का भी जो अधिकार होता है ना, वो भी किसके पास होता है? तो वो भी राष्ट्रपति के पास नहीं होता है। ये प्रश्न तो पूछा सीपीएसआई में आया था दोस्तों। तो 5वीं अनुसूची यानी यूपीएससी में यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है, तो आप ध्यान रखेंगे, अच्छे से नोट डाउन कीजिए। इसके बाद में जो अनुसूची आती है उसका नाम है 6वीं अनुसूची। बस सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। 6वीं अनुसूची, इसमें किस चीज का उल्लेख है और इसकी क्या विशेषता है? बस ये ध्यान, किस चीज का उल्लेख है? तो राष्ट्रपति, बस वही बात लिखिए, सेम टू सेम अनुसूचित। अब तो यही याद रखें, यानी यहां पर 4 राज्य दे रखे हैं, 4 राज्यों में ये दे रखा है, 4 राज्य कौन कौन से हैं? तो ये ध्यान रखना, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। ट्रिक भी याद रखो, ट्रिक लेना, ममता। मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम, इन राज्यों में जो प्रशासन एवं नियंत्रण का उल्लेख रखा है दोस्तों, यानी सीधी सी बात है, इन राज्यों में नियंत्रण एवं प्रशासन एवं नियंत्रण का उल्लेख करता है। प्रशासन प्लस नियंत्रण का उल्लेख। बस ये 4 राज्य ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। बाकी 5वीं अनुसूची से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, 6वीं से नहीं पूछे जाते। 6वीं से अगर ये 4 राज्य दिए रखे तो ध्यान रख लेना दोस्तों, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। विशेषता, इसकी कोई विशेषता नहीं है दोस्तों, यानी उल्लेख का ही चर्चा करके, यानी अनुसूचित क्षेत्र है, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र है, उनमें प्रशासन में नियंत्रण का उल्लेख कर रखा है। लिखा तो ये हुआ है, लेकिन स्पेशल राज्य दे रखे हैं दोस्तों। स्पेशल राज्य कौन से हैं? मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। हालांकि दार्जिलिंग वाला क्षेत्र भी आता है, लेकिन वो राज्य क्षेत्र में काउंट नहीं करते हैं, उसमें भी जिला प्रशासन का उल्लेख कर रखा है। तो आप ये 4 राज्य फोकस ध्यान रखेंगे। इनमें से कभी भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि 6वीं अनुसूची के तहत कौन से राज्य शामिल नहीं है, तो कौन से नहीं है? तो इनमें से 3 राज्य यहाँ से दिए जाएंगे और चौथा राज्य कहीं से भी दिया जा सकता, कोई सा दिया जा सकता। तो ये दोस्तों 6 अनुसूचियां हैं, यानी आज हमने 4 अनुसूचियां कंप्लीट कर ली। आगे वाली जो नेक्स्ट अनुसूची है वो इससे ज़्यादा बड़ी है, 7वीं 8वीं,
और महत्वपूर्ण अनुसूचियों में से एक आता है। लगभग ऐसा कोई एग्जाम नहीं जाता जहाँ से वहाँ से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक बने रहिए दोस्तों। वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट करके जरूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।